ये देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वर्णमाला याद कर लेनी है। और मैं समझती हूँ कि वर्णमाला सभी को याद होगी, नहीं होगी तो आप कर लीजिएगा। और एक मोटी सी चीज़, स्वर और व्यंजन में हम सभी भेद कर पाते हैं कि कितने स्वर हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए सबसे पहले हमने स्वरों को भी कैटेगराइज किया है ना। मूल स्वर हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। ठीक है, ऐसे एड़ी उसे ओखली। अब हमने क्या किया है, जो ऐसे ऐनक होता है और औ से औरत होता है, ये हमारे आएंगे संयुक्त स्वरों में। वैसे तो ये सभी स्वर हैं, ये प्रथम दो पंक्तियों के स्वर ही हैं, परंतु ये मूल स्वर हैं और ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त क्यों हैं? क्योंकि ये संयोग से बने हैं दो स्वरों के, अ ई के आई, उ औ से औ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, छोटी सी बात है। आई बड़ा ए जो कि बोलते हैं ऐसे ऐनक, औ से औरत, ये हमारे दो संयुक्त स्वर हैं, बाकी स्वर हैं। क्लियर। उसके पश्चात अंग आहा, ये हमारे आ जाएंगे अयोगवाह में। ये दोनों जिनमें कि विसर्ग और अनुस्वार है, ये अयोगवाह आ जाएंगे कि हम इनका तोड़ नहीं सकते, इनका विच्छेद नहीं कर सकते, आ का और ह का। और इसके पश्चात हम आ जाते हैं सामान्य व्यंजनों पे, जो कि का से मा तक होते हैं। का ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ष, ये हमारे हो जाते हैं व्यंजन। अब हमें क्या करना है, देखिए जो प्रथम पंक्ति के हैं, जो क वर्ग है, देखिए ये जो पांच पांच होते हैं ना, ये परिवार होता है, हम इनको वर्ग के नाम से बुलाते हैं। जैसे का ख ग घ ङ को हम बोलेंगे क वर्ग, चा छा जा झा ञ को बोलेंगे च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। ठीक है, इस तरह ये वर्ग होते हैं। जब भी मैं क वर्ग सम कहूँ तो समझना है कि क वर्ग में क ख ग घ ङ पाँचों आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं क ख ग घ ङ। ठीक है, क ख ग घ ङ। तत्पश्चात स्पर्श संघर्षी में आते हैं च छ ज झ ञ, च छ ज झ य। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं या र लावा, और संघर्षी होते हैं सिर्फ संघर्षी शा शा सा। ठीक, यहाँ पर था स्पर्श संघर्षी में चा छा जा झा, क्योंकि ये सारे ही स्पर्श हैं। ये का से मा तक, ये सॉरी यहाँ तक कम, का से मा तक सभी स्पर्श हैं, लेकिन ये चवर्ग जो है ये स्पर्श होने के साथ साथ संघर्षी भी है। ठीक है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हम यर अलावा पढ़ चुके हैं, इनको हमने कैटेगराइज कर लिया है। देखिए ये जो पांचवा जो व्यंजन है गा या ना ना म, हम महसूस कर रहे हैं कि नाक से बोला जा रहा है, या ना ना म, इस टाइप से समझ रहे हैं। तो अनुनासिक इनकी संज्ञा है, हम इनको अनुनासिक कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है। ठीक है, ये अनुनासिक हो जाते हैं। अभी हम बताएंगे और सूत्र में खोल के, अभी आप मोटा सा इनको एक बार देख लीजिए और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह। पहले हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद लुंठित में आता है सिर्फ रे, उत्क्षिप्त में आता है, व्यंजनों में आता है डा ढा, और अर्धस्वर में य व आते हैं नॉर्मली। पार्श्विक में ला, ये हम उच्चारण के आधार पर ही बता रहे हैं आपको, इसमें कोई भी आपको जो है शंका नहीं रखनी है। पार्श्विक जैसे जिह्वा के ऊपर करने से, पार्श्व करने से ला का उच्चारण होता है, उसी तरह ला। ऊष्म में आते हैं शा शा सा हा। ठीक है, ऊष्म में आते हैं। फिर इसके पश्चात प्लुत स्वर, देखिए स्वर ही है, जो स्वर भी है और प्लुत है। स्वर हमें पता है एक बड़ा आ होता है, फिर आ। जब 3 गुना टाइम लगता है किसी स्वर को बोलने में तो उसको कहते हैं, उसको ये बनाते हैं, ये हिंदी की जैसे 3 होता है ना, वैसे इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, ये कभी प्रश्न में आ जाए कि ये क्या है चिन्ह है,
तो प्लुत स्वर है ये। अवग्रह का निशान ये होता है कोअपि, ये सामान्यतः विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। कह अपि, जब विच्छेद होगा तो कह अपि कोपि, ठीक है। और जिह्वा मूला में ये संस्कृत में प्रयोग होता है सामान्यतः, इसको आप ना भी करें। जिह्वा मूला और उपदमानीय ये संस्कृत में होते हैं। तो ये थे हमारे स्वर और व्यंजन और उनके नाम कि किस व्यंजन या किस स्वर को किस नाम से बुलाया जाता है, कौन अयोगवा है, कौन उत्क्षिप्त है, कौन पार्श्विक है, ऊष्म है इत्यादि। अब हमसे पूछा जाए कि भ का उच्चारण कहाँ से होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आके हम अटक जाते हैं क्योंकि हमने कुछ ही शब्द रट लिए होते हैं, सबका हमें मालूम नहीं होता, सबका हमें ज्ञान नहीं होता, या हम सबका भी ज्ञान करके जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आइए उनको याद करते हैं। देखिए एक सूत्र है, ए दैता हो कंठ तालु, ए दैतो हो कंठ तालु, एत ऐ कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होगा। क्लियर है। ओदौतो हो कंठोष्ठ्यम, ओदौतो हो कंठोष्ठ्यम। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होगा, गले से और होठों से होगा। कंठ और ओष्ठ तो सामान्यतः हम समझ ही रहे हैं, तो याद हो गए। एदैतो हो कंठ तालु, ओदौतो हो कंठोष्ठम। जैसे ही ओ का आएगा कि ओ का उच्चारण कहाँ से है तो हमें तुरंत सूत्र याद आ जाएगा, आदौतो हो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ से है, ठीक है। बस 2-3 दिन इनको एक बार रिवाइज कर लेना सुबह में उठ के। 8 सूत्र हैं, ज़्यादा नहीं है, आप कभी नहीं भूलेंगे, आजीवन नहीं भूलेंगे। और संस्कृत व्याकरण जीवन भर के लिए आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, कभी आप कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे यहाँ से। इसके पश्चात सूत्र है अकुह विसर्जनीय कंठ, यहाँ पर नैमिस है, नीय। अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आ कवर्ग और हा और विसर्जन अर्थात विसर्ग। कौन कौन से, अ कवर्ग, देखो ए आ दोनों आगे, कवर्ग में पूरा का ख ग घ ह और विसर्ग, ये आते हैं इसमें। आ कवर्ग हा और विसर्ग। इनका उच्चारण होता है मात्र कंठ से। कहाँ से, कंठ से। अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीयों का उच्चारण कंठ से। इचोये शानाम तालुहु, हाँ, ई चवर्ग या और शा, ठीक है, ई चवर्ग या और शा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मात्र तालु से, ठीक है। इचुये शानाम तालुहु। ऋटुरषाणाम मूर्धा, री टवर्ग रा और शा मूर्धन्य शकार, ठीक है, इनका उच्चारण होता है मूर्धा से। ऋटुरषाणाम मूर्धा, सिर्फ मूर्धा से, सिर्फ तालु से, सिर्फ कंठ से। ऋतुलसानाम दंत्यः, री तवर्ग ला सा, री तवर्ग में ता था दादा ना, ठीक है। री तवर्ग ला और सा का उच्चारण होता है दंत्य से। उपदमानीय ओष्ठौ, ऊ पवर्ग और उपदमान, ठीक है, ऊ पवर्ग और उपदमानीय, इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से। क्लियर है। अकुह विसर्जनीय कंठ, इचोये शानाम तालुहु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंत्यः, उपदमानीयौ ओष्ठौ। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। बस सूत्र याद, जैसे आपको आ जाए टा का उच्चारण कहाँ से होता है, ऋटुरषाणाम मूर्धा तुरंत याद आ जाएगा, ऋतुलसानाम दंत्यः से तुरंत याद आ जाएगा, कुछ भी नहीं दिमाग पे आपको जोर डालना है। यम गणनम ये वही है जो मैं बता रही थी आपको, अनुस्वार ये वाले, अनुनासिक ये नासिका से बोले जाते हैं, तो इनका सूत्र है नासिकानुस्वारस्य, ठीक है। जो नासिका से बोले जाते हैं ये अनुनासिक और अनुस्वार, ये इनका यम गणनम, इनकी गणना होती है ये अनुस्वारों में, 5 की, यामा गाणा नामा, ठीक है। इसके पश्चात एक छोटी सी बात और आ जाती है प्रश्नों में, अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं। अल्प प्राण देखिए, पहला, तीसरा, 5वां किसका,
वर्णमाला का ये जो है हमारे क वर्ग का क ख ग, तो पहला, तीसरा, पांचवा ये आ जाते हैं हमारे अल्प प्राण में। ठीक है, दूसरा चौथा महाप्राण में जो बच गया है, दूसरा ख और घ ये आ जाते हैं महाप्राण में। कभी भी प्रश्न आ जाए अल्प प्राण कौन से होते हैं तो फटाफट हिसाब लगा के बता देना। क ख ग घ ङ 5 होते हैं, तो क और ग और ग ये 5 हो गए, ये 3 हो गए अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि विषम अल्प प्राण और सम महाप्राण। ठीक है, अघोष और सघोष भी कर लीजिए साथ ही साथ। पहला, दूसरा यानी कि क ख, तो ये तो होते हैं अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो बाद के बचे वो होते हैं सघोष। क्यों होते हैं? देखिए, क ख धीरे से बोल रहे हैं ना, बिना घोष के, क ख, ग घ ङ उनमें ज़्यादा जोर, तो वो हो गए सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, पहला, दूसरा अघोष, और इनके अलावा अघोष में श श स ह ये आ जाएंगे, क्योंकि हम श श स को वैसे भी धीरे से ही बोलते हैं, बिना घोषणा के, बिना उतना तेजी से। हाँ, और सघोष में आ जाएंगे या रा ला वा डा ढा, है ना, ये भी आ जाते हैं। बट प्रश्न में सामान्यतः यही पूछे जाते हैं जो कि हमारे व्यंजनों में से आते हैं। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा, चौथा, अघोष पहला, दूसरा, सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, उसके बाद ये भी एक मैंने लिख दिया है, ये सामान्यतः संस्कृत विद्यार्थियों के लिए है, पर हिंदी वाले भी इसको कर सकते हैं। देखिए, संवृत में ई उ, अर्ध संवृत में ह्रस्व ई ह्रस्व उकार, विपरीत में आ ऐ औ, अर्ध विपरीत में ओ ए अ ए। ये आ जाते हैं। इनको आप ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं हिंदी भाषियों से, ये संस्कृत वालों के लिए है। तो ये 8 सूत्र आपको याद हो गए हैं। आज ही आप इनको याद करिएगा, और किस शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है बेझिझक आप बताइएगा। आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि करते हैं, ये कंठ से है कि ओष्ठ से भी लग रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो तुरंत सूत्र को याद करना, तुरंत याद आ जाएगा। नहीं, ये तो सिर्फ दंते से है, ऋतुलसानाम, लवर्ग, आलरी, तवर्ग, ला और सा दंते से है, ओष्ठ से है, हाँ, मूर्धा से है, तालु से है, कंठ से है, और बस कंठ, तालु और कंठोष्टम दो का इनसे है बस, स्वरों का, है ना, कंठ और तालु से, कंठ और ओष्ठ से स्वरों का। बाकी जो व्यंजन है उनका तो सबका सिंगल सिंगल ही है, कोई कंठ है, कोई तालु है, मूर्धा है, दंते है, ओष्ठ से है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा काम है। आप आज इसको करिए और कल प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा, और यदि अच्छा रहता है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद।